सफलता हासिल जरूर की जा सकती है। इन लाइनों को जमीनी स्तर पर सच कर दिखाया है बिहार के मुजफ्फरपुर के युवा अब्दुल बारी ने, जिन्होंने पहले छोटे स्तर पर बटेर पालन का काम शुरू किया था और आज अपनी लगन और मेहनत के दम पर वो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम के प्रति सच्ची लगन और मेहनत से सफलता हासिल कर आप छोटे से काम को भी बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हैं। इन चंद लाइनों के मायने आपको तब समझ में आएंगे जब आप पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव मरबन में, जहां एक युवा हर साल करोड़ों कमा रहा है, वो भी खेती से जुड़े व्यवसाय से। नाम है अब्दुल बारी, जिन्हें हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मेले में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सम्मानित किया। अब्दुल बारी से देखिए लगभग 14-15 से बटेर के बारे में उनके अंदर एक छोटा मोटा मुर्गी पालन का व्यवसाय करते थे और बटेर का व्यवसाय करना चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने पंजाब और पक्षी अनुसंधान संस्थान उड़ीसा से वो प्रशिक्षण प्राप्त किए, लेकिन उनको जो एक बेस सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद वो कृषि विज्ञान केंद्र सबौर के संपर्क में आए और उन्होंने बटेर पालन की शुरुआत की। इनकी एकमात्र लगन ही रही है जो इनको एक आगे ले गई है, और आपको यकीन नहीं होगा कि वो अभी जो शुरुआत में बिजनेस 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये महीना के लिए भी परेशान रहते थे, लगातार पिछले 3 वर्षों से लगभग 40 लाख, फिर 70 लाख और इस वर्ष लगभग उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख के बटेर की बिक्री की है। करोड़ों कमाने की कहानी सुनकर सब रोमांचित तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी मेहनत, लगन और तपन को समझना सबके बस की बात नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी है अब्दुल बारी की। पहले पोल्ट्री बिजनेस में हाथ डाला और पहले ही साल बर्ड फ्लू के चलते हजारों मुर्गियों को मारना पड़ गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। लाखों के नुकसान के बाद भी अब्दुल के कदम रुके नहीं। उन्होंने पोल्ट्री आधारित बिजनेस में ही हाथ आजमाने की सोची और इसी दौरान कीवी के संपर्क में बटेर के बारे में पता चला, जिसके लाभ और बढ़ते मार्केट से प्रभावित अब्दुल ने बटेर पालन का काम शुरू कर दिया। नॉर्मली इस ट्रेड से हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, इसलिए करके पोल्ट्री लाइन में गए हम, लेकिन पोल्ट्री लाइन में कुछ नया करना चाह रहे थे, जिस पे यूट्यूब पे देखने के बाद बटेर के बारे में अच्छा लगा कि कुछ नया किया आ सकता है पोल्ट्री लाइन में, इसलिए करके हमने बटेर को चुना। बटेर पालन में शायद ही बिहार में इनसे ज़्यादा कोई स्पीड में बढ़ पाया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। अभी फ़िलहाल इनका नेटवर्क सिर्फ बिहार नहीं रहा, आसाम में भी जा रहा है, बंगाल में भी जा रहा है। और ये सिर्फ रेडी बर्ड नहीं बेचते, मतलब चिक्स की सप्लाई भी होती है, वहाँ पे बटेर का एग्स भी सप्लाई होता है। अब्दुल ने पहले 15 से 20 बटेर लाकर बिजनेस की शुरुआत की। धीरे धीरे जब मार्केट बढ़ी तो उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। आज उनके पास 50,000 बटेर पालने की यूनिट है, जो बिहार में सबसे बड़ी बटेर पालन की इकाई है। और इस यूनिट में चूजा, अंडा और बड़े पंछी तीनों ही बेचकर उन्हें करोड़ से ऊपर की कमाई हो जाती है। स्टार्ट किया था उस समय वीकली चिक्स हम लोग के पास 2 से 3 हज़ार था, और 2014 के आसपास, और अभी जो है 2018-19 में वीकली चिक्स हम लोग के पास 12-13 हज़ार होता है। एक्चुअली बेनिफिट चिक्स पे ये लाइव बर्ड है, इसलिए करके इसका एक परफेक्ट आंकड़ा, सही आंकड़ा देना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज अ एवरेज अगर एक चिक्स पे मिनिमम 5 रुपया तो 4 रुपया 5 रुपया का चिक्स बिका तो 2 रुपया, रेडी बर्ड पे गया तो 3-4 रुपया 5 रुपया पे आ जाता है। बटेर व्यवसायी अब्दुल बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि घर के बगल में व्यावसायिक हेचरी में प्रति अंडा 4 रुपए की दर से बिक जाता है। छोटा चूजा 15 रुपए और बड़ा 35 रुपए में बिकता है। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग हर वैरायटी सेम डे चिक्स के लिए अलग वैन रख रखे हैं और रेडी बर्ड्स के लिए अलग वैन रख रखे हैं। और मार्केटिंग का जहाँ तक है, बिहार में होल बिहार है और यूपी में भी जाता है, बंगाल भी जाता है, झारखंड भी जाता ही है। तो जहाँ से भी डिमांड आ रहा है, जहाँ तक पॉसिबल है कि यहाँ तक माल सेफ चला जाएगा, हम लोग की पूरी कोशिश होती है कि वहाँ तक उस माल को पहुँचा दिया जाए। नई पीढ़ी को अब्दुल बारी जैसे युवा से सीख लेनी चाहिए कि मुश्किलें कितनी भी हों, इंसान को घबराना नहीं चाहिए और जो मुश्किल दौर में भी डटे रहते हैं, उन्हीं के कदमों को सफलता चूमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब जरा सोचिए कि जमीन और खेत से किसान को कितना प्यार होता है। कौन किसान नहीं चाहेगा कि उसके खेत लहलहाते रहें, बम्पर उपज देते रहें। लेकिन आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि खेत से ऐसी उम्मीद पाले किसान उसे जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स और सिंचाई के लिए जरूरत से ज्यादा पानी दिए जा रहे हैं वो उनके खेतों को कहीं बंजर ना कर दे। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है क्योंकि ऐसा हो रहा है और आपके खेत धीरे धीरे अपनी उर्वरता भी खोते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये जो स्थिति बनती है या ये खेत पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए आपके दादा परदादा और पिता के बाद आज आपके हाथ में है, और अब क्या आप अपने बेटे पोतों को ये खराब खेत सौंपेंगे? शायद नहीं। खेती की ऐसी जमीन सौंपेंगे जो धीरे धीरे उसर या बंजर होती जा रही हो? शायद नहीं। तो इसलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हो जाइए वक्त रहते सचेत। देश की लगभग 2/3 आबादी की जीविका का मूल आधार कृषि रहा है, लेकिन शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण खेती के लायक जमीन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता में भी लगातार कमी आती जा रही है। दरअसल देश में हरित क्रांति के बाद कृषि उपज में तो खूब बढ़ोतरी हुई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उपज पाने के लिए जिस तरह रासायनिक उर्वरक और पौध सुरक्षा के लिए रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया, उसका धीरे धीरे पड़ने वाला दुष्परिणाम अब दिखने लगा है। खेती वाली जमीन जिसे मृदा कहते हैं, उसकी उर्वरता में कमी आई है। हालात ये हैं कि उतनी ही उपज पाने के लिए अब पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ने लगी है। इससे लागत खर्च बढ़ने लगा है। जाहिर है इसके चलते खेती से किसानों को मिलने वाले लाभ का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे खेत ऊसर बनते जा रहे हैं। इसलिए मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना आधुनिक कृषि की सबसे बड़ी और कठिन चुनौतियों में से एक है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अभी से सचेत हो जाएं और अपने खेत का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इस दिशा में आपको आज बताएंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी समेकित पोषण प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले जानिए मृदा स्वास्थ्य। मृदा या ये कहें खेती की जमीन को अभी तक एक निर्जीव संसाधन माना जाता रहा है, लेकिन तथ्य इसके एकदम विपरीत है। मृदा एक जीवांत निकाय है। इसमें जैविक, रासायनिक और भौतिक गुण हैं। इनमें से किसी भी एक गुण में बदलाव मृदा के मूलभूत स्वरूप में, उसके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। अंजाम ये कि मृदा की उर्वरता में खासी कमी देखने को मिलती है। आमतौर पर किसानों की तरफ से मुख्य पोषक तत्वों से युक्त रासायनिक उर्वरकों और क्षारीय सिंचाई संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने मृदा स्वास्थ्य संबंधित कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की भूमि को एक वक्त काफी उपजाऊ माना जाता था, लेकिन अब वो कम उत्पादक हो गई है। जैविक खादों की अपेक्षा रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा उपयोग से मृदा में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में भारी कमी भी आई है, जो अस्वस्थ मृदा का मुख्य कारण है। मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक दिन प्रतिदिन बढ़ता औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, कृषि रसायनों का अनियंत्रित उपयोग, सिंचाई के संसाधनों का अवैज्ञानिक प्रयोग, सघन खेती करने से रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित मात्रा में प्रयोग, जीवाणु और कार्बनिक खाद का कम या बिल्कुल इस्तेमाल न करना। मृदा स्वास्थ्य में कमी से होने वाले दुष्प्रभाव: इंसान और जानवरों में कुपोषण की समस्या, पेयजल की गुणवत्ता का कम होना, खाद्य श्रृंखला में विषाक्त तत्वों का प्रवेश, फसल उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट, मृदा जैव विविधता में कमी या विलुप्त होने के आसार। रासायनिक खादों और फसलों को हानिकारक कीटों, खरपतवार और रोगों से बचाने के लिए उपयोग में आने वाले कई और रसायनों ने जमीन में रहने वाले असंख्य सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसके अलावा पारंपरिक अवैज्ञानिक रीति से ज्यादा सिंचाई करने के कारण आसानी से मिलने वाले पोषक तत्व जमीन में नीचे उतर जाते हैं, जिसके कारण जमीन की नैसर्गिक अम्लता में बदलाव पाया गया है। बार बार एक ही रासायनिक खाद का किसी फसल विशेष में बहुत सालों तक लगातार उपयोग भी जमीन की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
सामान्यतः मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मृदा की अवस्था के अच्छे सूचक होते हैं, लेकिन रासायनिक खादों पर ज्यादा निर्भरता और नैसर्गिक खाद के कम प्रयोग से भी जमीन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से एक समय की उर्वरक जमीन भी अनुपजाऊ की श्रेणी में आ गई है। समेकित पोषण प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पोषक तत्वों के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कार्बनिक, जैविक और रासायनिक उर्वरक स्रोतों का समुचित और संतुलित समन्वित प्रयोग किया जाता है। इन तीनों पोषक तत्वों के स्रोतों को फसलों की जरूरत के मुताबिक एक खास अनुपात 1:2:2 के हिसाब से जैविक, कार्बनिक और रासायनिक खाद उपयोग की सलाह दी जाती है। प्राकृतिक कार्बनिक खाद में से पौधों को पोषक तत्व के साथ साथ मृदा में कार्बन भी उपलब्ध होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का एक अहम स्रोत है। इसके कारण मृदा जीवांत रहती है और सूक्ष्म जीवों के लिए एक अनुकूल आश्रय बनता है। प्रकृति में मिलने वाले जीवाणुओं को पहचानकर उनसे कई तरह के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए गए हैं, जिन्हें जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर या जीवाणु खाद भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जीवित उर्वरक हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव भी शामिल रहते हैं। ये प्राकृतिक तरीके से पौधों का पोषण करते हैं। ये रासायनिक खाद से बेहतर और सस्ते होते हैं। साथ ही ये मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता को भी बनाए रखते हैं। नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जीवाणु खाद दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम, अनाज वाली फसलों के लिए एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, एसिटोबैक्टर, चावल या धान के लिए नीली हरित शैवाल, फास्फोरस के घुलनशीलता के लिए जीवाणु खाद एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास, बेसिलस जैसे जीवाणु, पोटाश और लोहे के घुलनशीलता के लिए जीवाणु खाद बेसिलस, फ्रेच्यूरिया, एसिटोबैक्टर, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया बैसिलस, फ्लोरिसेंट, माइकोराइजल कवक, एक्टोमाइकोराइजा और अर्वस्कुलर माइकोराइजा। समेकित कीट नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खेती से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए नासी कीट, रोगों और खरपतवार के नियंत्रण की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत विषाक्त कीट रसायनों का उपयोग भी कम किया जा सकता है, जिसके कारण मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो इन बातों पर खास ध्यान देकर हमारे देश के किसान अपने खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को कायम रख सकते हैं और साथ ही उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया। तो रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कृषि और खेती से जुड़ी हुई और तकनीक आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।